हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकसाला यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने करंट अफेयर की सीरीज में अप्रैल 2026 मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं। ये अप्रैल का दूसरा लेक्चर है। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको एक बार देख के रिवीजन कर सकते हो आप सभी लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025। ये वुमेन एंड मेन इन इंडिया करके एक रिपोर्ट मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ये रिपोर्ट निकाला है। इस रिपोर्ट का ये 27th एडिशन है। बेसिकली इस रिपोर्ट में ये बताता है, वुमेन और मेन का कंपैरेटिव स्टडी करता है कि एजुकेशन सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट में क्या मेन और वुमेन का डाटा देता है। तो हमें डाटा सब नहीं याद रखना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये देख लेना। इम्प्रूव्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ। सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या हुआ है? इम्प्रूव्ड हुआ है। तो ये कीवर्ड है इम्प्रूव्ड। अगर क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर और उसमें दे देता है कि सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो उस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देना। वर्ड याद रखना, इम्प्रूव हुआ है। सेक्स रेशियो क्या है? इम्प्रूव हुआ है। 904 था 2017 से 19 तक में, जो कि 917 हो गया है बढ़ के, जो कि 917 हो गया। ये क्या दिखाता है? जेंडर बैलेंस एट बर्थ। ठीक। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें डिक्लाइन हुआ है। ये कीवर्ड जो है, ये कीवर्ड्स होते हैं, इसको दिमाग में बैठा लेना। अगर एग्जैक्ट डाटा ये नहीं भी याद है तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन ये कीवर्ड याद रखना। क्या? सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। बात की जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो ये क्या होता है? कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ देता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें सही उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो क्या होता है ये? नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year एज पर 1000 लाइव बर्थ इन ए गिवन ईयर। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये हुआ, किसी वर्ष 1000 अगर जन्म हुआ तो उसमें उसमें कितने बच्चे जो हैं 1 साल से पहले मर गए। तो इसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो ये दिखा रहा है कि बोथ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए डिक्लाइन हुआ है। ये डिक्लाइन हुआ है मतलब अब जो है 1 साल से कम उम्र के बच्चे कम मर रहे हैं। फिर स्कूल एजुकेशन जेंडर पैरिटी, मतलब स्कूल एजुकेशन में भी मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो इंक्रीज हुआ है। हायर एजुकेशन ग्रोथ की बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में वो 28.5 से बढ़ के 30.2 पहुंच गया है। ठीक। तो ये भी क्या दिखाता है कि फीमेल्स की कंडीशन जो है सोसाइटी में इम्प्रूव हो रही है। फीमेल की कंडीशन सोसाइटी में इम्प्रूव हो रही है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट यही दिखाती है। और रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो ये रिपोर्ट ये कह रहा है वुमेन जो है अब मैनेजेरियल पोजीशंस में, लीडरशिप पोजीशंस में भी आगे आ रही हैं। रूरल अर्बन में भी जो डिफरेंस था महिलाओं को, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली, एक दो पॉइंट ये हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला, सेक्स रेशियो वाला और स्कूल जेंडर पैरिटी वाला। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? यूएई अनाउंसेस एग्जिट फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस नाम की जो संस्था है उससे अपना नाम वापस ले लिया है, उससे अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक। क्यों? यूएई एक टाइम पे मेंबर हुआ करता। तो ओपेक, ओपेक क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। प्रेजेंट में इसके 11 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 11 मेंबर हैं। ठीक। अब ये 11 मेंबर क्या करते हैं? ये दुनिया भर में क्या ऑयल प्राइसेस होंगे,
दुनिया भर में क्या ऑयल के प्राइसेस होंगे उसको कंट्रोल करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? ये ओपेक। तो जितने भी वर्ल्ड के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, जितने भी दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, वो सब इसका हिस्सा है ओपेक का। और ओपेक प्लस भी क्या है? ओपेक प्लस भी इसी का एक पार्ट है। इसमें कुछ देश और ऐड हो जाते हैं, इसमें 11 देश और ऐड हो जाते हैं। तो इसके भी कितने मेंबर हैं? ओपेक प्लस के भी 11 मेंबर हैं। अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखना। अगर ये पूछ दिया कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वियना में है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना। वियना जो कि कैपिटल है किस देश की? ऑस्ट्रिया की। वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है। ठीक। ओपेक इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ओपेक इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। यूएई जो है, इससे यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात इससे एग्जिट ले चुका है, इससे एग्जिट ले चुका है। ठीक। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यूएई का जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्शन कोटाज और उस पे क्या प्राइसिंग होना चाहिए, उस सब चीज़ों को लेके विवाद चल रहा था। और यूएई अपना ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज करना चाह रहा था, बट ये ओपेक मेंबर जो हैं इनके ग्रुप, ये ओपेक ग्रुप के दबाव में ये कर नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से दुबई जो है वो ओपेक ग्रुप से बाहर हो गया है। और ये ओपेक प्लस कब बना? ओपेक प्लस बना था 2016 में। ओपेक प्लस बना था 2016 में। ठीक। ओपेक प्लस में ऐसे भी कुछ मेंबर होते हैं जो ओपेक का हिस्सा नहीं है, जो ओपेक का हिस्सा नहीं है, ऐसे भी मेंबर। ये बस क्यों बना था ये ग्रुप? ओपेक प्लस जो ग्रुप बना था वो इसलिए बना था कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई थी उस टाइम पे और प्राइसेस में जो ऊपर नीचे था उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्या है? इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। सिप्री की एक रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। सिप्री ही ऐसी रिपोर्ट निकालता है जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात होती है, ये सब चीज़ें कि किसके पास, किस देश के पास कितने हथियार हैं, किस देश ने कितना हथियार इस साल लिया, किस देश ने कितना हथियार बेचा। तो ये सारी चीज़ें कौन रिपोर्ट निकालता है? सिप्री। एक रिपोर्ट और पढ़ चुके हैं जिसमें आर्म्स इंपोर्ट के बारे में था। सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट कौन सा देश किया 2025 में? यूक्रेन किया। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन किया? यूएसए। ठीक। तो ये इस बार क्या है, सिप्री की इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज के बारे में। तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी किसके पास है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? यूएसए के पास। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। तीसरे पे रसिया। चौथे पे जर्मनी। और पांचवें पे हमारा इंडिया। मतलब मिलिट्री पे कौन ज्यादा पैसा खर्चा करता है, कौन सा देश मिलिट्री पे ज्यादा पैसा खर्चा करता है? तो सबसे ज्यादा यूएसए, फिर सेकंड चाइना, थर्ड रसिया और फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट रामसार साइट के बारे में, सेखा झील। सेखा झील जो कि सेखा झील एक बर्ड सेंचुरी भी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, इसको रामसार साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब इसके साथ भारत में कुल कितनी रामसार साइट हो गई? 99। भारत में कुल कितनी रामसार साइट्स हो गई? 99। और किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा? तो यूपी के पास। टोटल कितनी? 12। टोटल कितनी? 12। तो यूपी के पास भारत में सबसे ज्यादा रामसार साइट्स हैं। रामसार साइट्स क्या होती हैं? रामसार साइट्स क्या होती हैं? ऐसे वेटलैंड्स, ऐसे वेटलैंड्स
जो जो रामसार कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज हो गई एज एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक। रामसार कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1971 में। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। रामसार कहाँ पे है? रामसार नाम का शहर कहाँ पे था? ईरान में। यहाँ पे रामसार कन्वेंशन हुआ 1971 में, जिसके तहत जो दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वेटलैंड साइट्स होती हैं उसको प्रिजर्व कंजर्व किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। तो भारत में ऐसी कितनी साइट्स हैं? 99। भारत में ऐसी कितनी साइट्स हैं? 99। अगर बात करते, आपसे पूछ दे कि इंडिया की लार्जेस्ट रामसार साइट कौन सी है, इंडिया में लार्जेस्ट रामसार साइट कौन सी है, तो सुंदरबन। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में सबसे लार्जेस्ट रामसार साइट है। स्मॉलेस्ट पूछ दिया, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट रामसार साइट कौन सी होगा? रेणुका। रेणुका झील है, रेणुका झील है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे स्मॉलेस्ट साइट है। ओल्डेस्ट पूछ दे या सबसे फर्स्ट रामसार साइट इन इंडिया पूछ दे तो क्या होगा? चिलिका लेक। दो है, दोनों को एक साथ बनाया गया था, चिलिका लेक एंड केवला देव घाना नेशनल पार्क, राजस्थान में। 1981 में पहली बार भारत में किसी वेटलैंड को रामसार साइट का दर्जा दिया गया था। केवला देव नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक। कब? 1981 में, 1981 में। तो इतनी बातें याद रखना वेटलैंड्स के बारे में। सीखा झील जो है भारत की 99th रामसार साइट बन गई है। इसी के साथ यूपी जो है पूरे भारत में पहले नंबर पे आ गया है। सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? हर वर्ष 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। जितने भी भारत के सिविल सर्वेंट्स हैं उनके एक ऑनर में, एक तरह से उनके ऑनर में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में 21 अप्रैल को इस सिविल सर्वेंट्स को कहे थे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है सवाल कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था सिविल सर्वेंट्स को? तो आंसर देना सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो सकता है ये लिखा ऐसे हो, सवाल उल्टा ऐसे पूछ ले, तो दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा, एक क्वेश्चन है किससे? रिवर से रिलेटेड। मूसी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मूसी रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? मूसी रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो मूसी रिवर जो है वो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा नदी का ओरिजिन पूछा जाए तो कहाँ पे है? कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ है? महाबलेश्वर के पास, महाराष्ट्र में। ठीक। कृष्णा नदी पे डैम्स कौन कौन से हैं? कृष्णा नदी पे डैम्स कौन कौन से हैं? श्री साइलम, श्री सैलम, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर और अलमाती डैम। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम है जो कृष्णा नदी पे है, वो याद रखना, अलमाती डैम। और कृष्णा नदी की अदर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? कृष्णा नदी की अदर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है जिसमें नाम आता है? भीमा, भीमा, घाट प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा
देखो यहाँ पे मूसी न्यूज में था, मूसी पूछा, हो सकता है घाट प्रभा, मालप्रभा या तुंगभद्रा पूछ दे, तो ये भी किसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी? किसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। क्यूडेंगा वैक्सीन, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यूडेंगा वैक्सीन को अप्रूव किया है। ये किस बीमारी की वैक्सीन है? किस बीमारी की वैक्सीन है? डेंगा से याद रखना, डेंगू की वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है? डेंगू की वैक्सीन है। डेंगू किस टाइप की बीमारी है? वायरल, बैक्टीरियल, पैरा पैरासाइट से होने वाली किस, कैसी बीमारी है? डेंगू जो है एक वायरल बीमारी, वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है? वायरस से, डेंगू वायरस से। ठीक। कौन से मच्छर के काटने से डेंगू होता है? फीमेल एडिस, फीमेल एडिस, इसको पर्टिकुलरली एडिस एजिप्टी भी बोलते हैं। एडिस एजिप्टी भी इसका पूरा नाम है। फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो इसके लिए क्यूडेंगा नाम की वैक्सीन जो है सरकार ने अप्रूव की है। मलेरिया बताओ, मलेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, फंगई से? तो मलेरिया जो है एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है। और कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये बता चुके हैं अभी कुछ दिन पहले की क्लास में, एनोफिलिस। एनोफिलिस, ये भी फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। टाइफाइड कैसी बीमारी है? टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरियल बीमारी है मतलब ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मेनोला, साल्मेनोला टाइफी, साल्मो साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया से ये टाइफाइड फैलता है। ठीक। जीका, जीका भी क्या है? एक वायरस है। जीका भी क्या है? एक वायरस है। तो ऐसे बीमारी ये पूछ लिया जाता है कि किस टाइप की बीमारी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइट से होती है, फंगाई से होती, कैसे होती है? तो ये ध्यान रखना, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। विच कंट्री होस्ट द वन हेल्थ समिट 2026? वन हेल्थ समिट 2026 किसने होस्ट किया? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है फ्रांस में हुआ। कहाँ पे? फ्रांस के लियोन शहर में। फ्रांस के लियोन शहर में 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। और क्यों हुआ वन हेल्थ समिट? हेल्थ की इम्पोर्टेंस, हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ के बारे में यहाँ पे बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ। क्योंकि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल म्यूज स्पार्क? म्यूज स्पार्क नाम का एआई मॉडल, म्यूज स्पार्क नाम का एआई मॉडल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? सही जवाब होगा इसका मेटा, मेटा। सही जवाब क्या होगा इसका? मेटा। या तो सवाल ऐसे पूछा कि म्यूज स्पार्क क्या है, तो म्यूज स्पार्क क्या है? म्यूज स्पार्क एक एआई मॉडल है जो कि मेटा ने लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि मेटा ने लॉन्च किया है। ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाता है, फादर ऑफ एआई या हु कॉइन्ड द टर्म एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन है? मैक जॉन मैक कार्थी, जॉन मैक कार्थी। याद रखना इसको भी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आयुष शेट्टी वॉन विच मेडल एट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने
कौन सा मेडल जीता, तो इसने जीता है सिल्वर मेडल। ये एक चाइनीज प्लेयर थे, उनसे हार गए थे। उसके बाद ये जो है चाइनीज प्लेयर YQC से हार के सिल्वर मेडल जीते। ये कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, निंगबो चाइना में। अगर इसका वेन्यू पूछ ले कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, तो निंगबो चाइना में। अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया इंडिया ने कौन सा मेडल जीता, तो भी सिल्वर मेडल। इंडिया की तरफ से कौन जीता, तो आयुष शेट्टी जीते। ठीक, और हुआ कहाँ पे, तो हुआ निंगबो चाइना में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। 7 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, होकरसार लेक जो अभी न्यूज में था वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका भी जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जैसे कल एक क्या पढ़े थे, कौन सा लेक, मानेसर लेक, मानसार लेक का लेक पढ़े थे, वो कहाँ पे था, वो भी जम्मू कश्मीर में था। इसी तरह ये होकेर सार लेक, ये भी कहाँ पे है, ये सार सार से याद कर लेना, होकेर सार और मानसार। सार सार लगा हुआ है जिसके नाम में, वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी और कोई जानकारी चाहिए क्रैकसाला से जुड़ी हुई, तो ये टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करो क्रैकसाला, यहाँ पे तुम्हें PDF वगैरह और बाकी आगे की जो भी डिटेल्स है, क्लास किस तरीके की आने वाली, कौन सी आने वाली, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ के ही और आगे के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ यहाँ MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए सबको थैंक यू।